वेलकम टू धाकड़ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारा दूसरी क्लास है राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आकार एवं आकृति। तो लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था जब हमने राजस्थान की लोकेशन देखी थी, राजस्थान की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन है। आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो, राजस्थान स्थिति संबंध में सही कथन है, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, थर्ड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। फिर यहाँ ग्रुप में दिया है ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी सेकंड थर्ड फोर्थ और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों देखो, जब हमने राजस्थान की स्थिति पढ़ी तो विश्व या ग्लोब में, ठीक है ना, सबसे पहले देखा था विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, उसके बाद देखा था एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और लास्ट में देखा था हमने भारत में राजस्थान की स्थिति। अब देखते हैं इन ऑप्शन में किस किस में कौन सी है। तो उत्तर पूर्व विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति थी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति थी दक्षिण पश्चिम में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति थी दक्षिण पश्चिम में। फिर भारत में राजस्थान की स्थिति थी उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति थी। अब देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। अब देखो, जिसमें ये तीनों ऑप्शन है वो सही है और जिसमें ये चौथा है वो गलत है। अब देखो, ए में फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो ये क्या है, गलत। और इसमें देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है, गलत। उपरोक्त सभी, ये भी गलत है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो स्थिति क्लियर हुई। आज हम बात करेंगे एक, इसी में एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है हमारा, उसमें पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार, आकार एवं आकृति। उसी के अंदर एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है, इनका क्या महत्व है, इनको हम क्यों पढ़ते हैं। किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई महत्व होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांशों का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो अक्षांश, अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर या पश्चिम से पूर्व की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश के वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं, तथा इनसे कोणात्मक दूरी उत्तर से
दक्षिण की प्रदर्शित की जाती है। कोणात्मक दूरी उत्तर से दक्षिण की प्रदर्शित की जाती है। देखो यह हमारा एक काल्पनिक मैप ग्लोब, यह है 0 डिग्री अक्षांश, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये पश्चिम और ये दिशा हो गई हमारी पूरब। ठीक है, वे काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, के समांतर खींचे जाते हैं। देखो इसके समांतर, इस हिसाब से ठीक है ना, समांतर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं, इन्हें अक्षांश कहते हैं। उत्तरी तरफ उन्हें उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी तरफ उन्हें दक्षिणी अक्षांश। ठीक है ना, अक्षांशों का प्रदर्शन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से किया जाता है। ठीक है ना, जैसे ये 1 डिग्री उत्तरी तरफ तो उत्तरी अक्षांश, 2, 3, इस तरह से 90, 1, 2, 3 ऐसे धीरे धीरे करके 90 तक आ जाते हैं। तथा इनसे कोणात्मक दूरी, देखो कोणात्मक दूरी उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखा खींची कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है ना, और दूरी कौन सी प्रदर्शित करी, उत्तर से दक्षिण की, ये दूरी उन्होंने प्रदर्शित की। ठीक है ना, 2 क्रमिक अक्षांशों के मध्य, 2 क्रमिक मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य जो औसत दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है। कितनी होती है औसत दूरी, 111.13 किलोमीटर होती है। 2 क्रमिक अक्षांशों के मध्य भाग को, 2 क्रमिक अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध या जोन क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। 2 क्रमिक अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं। अब बात करते हैं कुल अक्षांश। कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश देखो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी तरफ, तो कुल अक्षांश हुए 180। कितने हुए, 180। अब बात करें कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है। अब देखो 90 इधर रेखा हो गई उत्तर की तरफ और 90 हो गई दक्षिणी तरफ, और एक रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक रेखा ये, तो कुल रेखा हो गई 181। अब बात करेंगे अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्त कितने हैं, 179। 179। देखो जो ये ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस पर कोई अक्षांश वृत्त नहीं बनता है, तो 181 में से 2 कम कर देंगे, 179 अक्षांश वृत्त बन जाएंगे। अब आता है अक्षांशों का महत्व। महत्व, अक्षांशों का क्या महत्व है। पहला महत्व तो है इनका, आप बताएंगे, मैंने बताया था। देखो अक्षांशों का पहला महत्व है किसी स्थान की स्थिति को यह निर्धारित करते हैं। क्या है, स्थिति निर्धारण में अक्षांशों का पहला महत्व है स्थिति निर्धारण। अक्षांशों के द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित करते हैं। जैसे अक्षांश दृष्टि से विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में थी, उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार इसका दूसरा महत्व है तापीय कटिबंध में। तापीय कटिबंध में, ठीक है ना। हमने एक महत्व तो इसका पढ़ लिया स्थिति निर्धारण में, दूसरा महत्व देखेंगे तापीय कटिबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तापीय कटिबंध में अक्षांशों का महत्व। देखो ये है हमारा ग्लोब, काल्पनिक मैप है। यह है 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर की तरफ है पूरब। अब देखो यहाँ साढ़े 23 डिग्री उत्तर की तरफ तो उत्तरी अक्षांश, और ये नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अक्षांश। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम मकर रेखा क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसी प्रकार 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ तो उत्तरी अक्षांश, और इधर 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अक्षांश। इस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है ना। फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे तापीय कटिबंध की। देखो 21 मार्च को यह हमारा सूर्य है। 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, किस पे चमकेगा? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उगेगा। ठीक है ना। 21 मार्च को सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उगेगा, तथा दिन रात की अवधि क्या होगी? बराबर। दिन रात की अवधि क्या होगी? और ऋतु होगी बसंत। ऋतु कौन सी होगी? बसंत ऋतु। ठीक है ना। इस प्रकार से 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा तो दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उगेगा तथा दिन रात की अवधि बराबर होगी, ऋतु होगी बसंत। अब जब यहाँ सूर्य सीधा चमकेगा टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा होगा तो कौन सा तापीय कटिबंध बनेगा? उष्ण तापीय कटिबंध। दोनों ध्रुवों पर उष्ण तापीय कटिबंध। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ठीक है ना। इसकी किरणें क्या कम होती जाएंगी इस तरह से, तो तापमान क्या कम होता जाएगा। तो यहाँ क्या कम होगा? तो यहाँ कौन सा होगा? शीतोष्ण तापीय कटिबंध। और यहाँ कौन सा होगा? शीतोष्ण तापीय कटिबंध। और ध्रुवों पर जाकर बिल्कुल किरणें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना। तिरछी हो जाती हैं। तो यहाँ कौन सा तापीय कटिबंध बनेगा? शीत तापीय कटिबंध। शीत तापीय कटिबंध। ठीक है ना। इस तरह से हमारा कटिबंध बन जाएगा। हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल।
तो राजस्थान का भूगोल बात करें तो राजस्थान के भूगोल हम राजस्थान का तापीय कटिबंध देखेंगे। हमारा राजस्थान है वो किस तापीय कटिबंध में स्थित है। देखो हम बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान देखा जाए तो अक्षांश दृष्टि से हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ होगा, अब यहाँ कहाँ होगा, इधर ही होगा ना। फिर देखते हैं किस तापीय कटिबंध है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो देखो ये 23.5 है और वो कितना 23 3 से, तो यहाँ से होगा, ठीक है ना। और कितना 30 12 तक, तो यहाँ तक होगा। तो इसका मतलब हमारा राजस्थान है वो यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो राजस्थान का तापीय कटिबंध देखते हैं। राजस्थान का तापीय कटिबंध तो देखो उष्ण में भी है और शीतोष्ण में। तो उष्ण प्लस शीतोष्ण, ठीक है ना। राजस्थान किस तापीय कटिबंध, उष्ण प्लस शीतोष्ण। या एक और लिखा रहे हैं तो यहाँ पर एक डॉट डॉट और कर देते हैं, और वो है 45 डिग्री उत्तरी तरफ, तो उत्तरी अक्षांश, और 45 डिग्री दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी अक्षांश। देखो उष्ण और शीतोष्ण के मध्य भाग को, उष्ण तापीय कटिबंध और शीतोष्ण तापीय कटिबंध के मध्य भाग को उपोष्ण क्या बोलते हैं, उपोष्ण तापीय कटिबंध, उपोष्ण तापीय कटिबंध। तो एक और लिखे राजस्थान किस तापीय कटिबंध, उष्ण शीतोष्ण या उष्ण प्लस उपोष्ण तापीय कटिबंध, तापीय कटिबंध, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए राजस्थान किस तापीय कटिबंध में, तो उष्ण शीतोष्ण या उष्ण उपोष्ण तापीय कटिबंध में राजस्थान स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं देशांतर। देशांतर क्या है, देशांतरों का क्या महत्व है। देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं, अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाते हैं। देखो रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक। देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं तथा इनसे पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी
प्रदर्शित की जाती है। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित की जाती है। देखो ये है हमारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं। ये उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पश्चिम, यहाँ पर पूर्व, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय देखो इस तरह से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से अर्धवृत्तीय काल्पनिक रेखाएं, ठीक है ना, तथा इनसे पश्चिम से पूर्व की, देखो ये जो दूरी प्रदर्शित करी है पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। देशांतरों का प्रदर्शन 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है। देशांतरों का अधिकतम प्रदर्शन 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है। देखो इस तरह से, जैसे 0 1 2 इस तरह से 180 और इधर भी 1 2 इस तरह से 180। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य भाग को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य भाग को गौर कहते हैं। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट होता है। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं दूरी कम होती जाती है। सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, यहाँ पर ये हमारी भूमध्य रेखा है, जैसे मान के चलो तो यहाँ पर सर्वाधिक दूरी ये दिख रही है ना, तो यहाँ होगी 111.32। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठीक है ना, दूरी कम होती जाएगी और ध्रुव पर जाकर अंत में शून्य हो जाती है। कैसे हो जाती है? शून्य हो जाती है, ठीक है ना। कुल देशांतर देखें तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, कुल देशांतर हो गए 360 डिग्री, ठीक है ना। देशांतरों का महत्व, अब इनका महत्व देखते हैं। तो पहला महत्व है स्थिति निर्धारण में। अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा किसी भी स्थान की स्थिति को हम निर्धारित करते हैं। तो अक्षांशों के द्वारा, देशांतरों के द्वारा। देशांतरों का पहला महत्व है स्थिति निर्धारण में। जैसे हमने राजस्थान देखा था, तो देशांतरीय दृष्टि से हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। तो स्थिति निर्धारण का। दूसरा है समय की गणना में, ठीक है ना। देशांतरों के द्वारा हम किसी भी स्थान के समय की गणना की जा सकती है कि यहाँ दिन है, वहाँ रात है या दिन है, कितना टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, वो सब हम देशांतरों के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो, अब हमने स्थिति के बारे में तो चर्चा कर रखी थी, अब करेंगे समय की गणना कि हम समय कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। समय की गणना, समय की गणना देखो, यह है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यंगोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसका निर्धारण 1882 में किया गया था। इधर पश्चिम की तरफ 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और इधर 180 डिग्री पूरब की तरफ तो पूर्वी देशांतर। इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। इन दोनों का निर्धारण कब किया गया था? 1884 में, ठीक है ना। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे भी हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन भी कहते हैं, या इंटरनेशनल डेटलाइन भी कहते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं जो समय की गणना कर रहे हैं वो सूर्य के आधार पर, ठीक है ना। सूर्य के आधार पर हम समय की गणना कर रहे हैं। तो स्थानीय समय होता है वो सूर्य के आधार पर निकाला जाता है, किसी स्थान विशेष का। जब सूर्य, ठीक है ना, स्थानीय समय के अनुसार जब सूर्य, ठीक है ना, एकदम सिर के ऊपर हो, हमारे सिर के ऊपर हो, ठीक है ना, और कोई भी परछाई नहीं बन रही, जैसे हम ऐसे खड़े हैं और सूर्य हमारे सिर के ऊपर हो, कोई परछाई नहीं बन रही है, तो आप मान लो कि दिन के कितने बज रहे हैं? 12। कितने बज रहे हैं? 12, ठीक है ना। कितने बज रहे हैं? 12। अब बात कर रहे हैं स्थानीय समय के अनुसार। हम ग्लोब पर, जैसे ये हमारा ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर। स्थानीय समय के अनुसार हम ग्लोब पर किसी भी स्थान से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है ना, स्थानीय समय के अनुसार ग्लोब पर हम किसी भी स्थान से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होती है? वृद्धि। समय क्या है? बढ़ता है। और किसी भी स्थान से हम अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होगी? कमी। समय क्या है? घटता है, ठीक है ना। समय का यह अंतर, ठीक है ना, समय का घटना बढ़ना यह अंतर प्रति देशांतर 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य समय का अंतराल 4 मिनट होता है। अब भारत का एक लाइन और ड्रॉप करना चाहेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, या इसको IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। कितना? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा समय की गणना। यहाँ पर हमारा अक्षांश और देशांतर, इसी के साथ एक टॉपिक आता था वो खत्म होता है। उससे थोड़ा आगे चलते हैं।
सूर्य की किरणों का सीधापन या तिरछापन। सूर्य की किरणों का सीधापन या तिरछापन ठीक है ना। हम ज्ञात कर रहे हैं सूर्य की किरणों का सीधापन या तिरछापन। ये हमारा राजस्थान है, इधर उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। ठीक है ना। 4 जिले हमें याद रहने चाहिए। उत्तरी जिला श्री गंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा और पूर्वी जिला धौलपुर और पश्चिमी जिला जैसलमेर। ठीक है ना। ये 4 जिले हमें याद होने चाहिए। अब देखो सूर्य की किरणों का सीधापन, ठीक है ना, सर्वाधिक सीधी किरण पहले निकालते हैं सीधापन। ठीक है ना। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण देखो बांसवाड़ा, इधर क्या है डूंगरपुर, यहाँ पर उदयपुर, यहाँ पर प्रतापगढ़ और इधर झालावाड़। यहाँ श्री गंगानगर, यहाँ पर हनुमानगढ़ और यहाँ पर बीकानेर। अब देखो हम बात कर रहे थे सीधापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण सर्वाधिक सीधी किरण देखो सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण बांसवाड़ा। कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और झालावाड़ में। ठीक है ना। कहाँ है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद झालावाड़ और उदयपुर। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों का, ठीक है ना, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर में। ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आए आपको करना है। और सर्वाधिक तिरछी किरणें सर्वाधिक तिरछी, सर्वाधिक तिरछापन श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़ और लास्ट में आएगा बीकानेर। अब देखो क्वेश्चन आता है आपके पास कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण किस जिले में पड़ती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद उदयपुर में, उसके बाद पढ़ेंगे झालावाड़ में, फिर आएंगे उदयपुर में। अब आता है जैसे राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती हैं। तो देखो सबसे तिरछी किरणें श्री गंगानगर में, उसके बाद हनुमानगढ़ में और उसके बाद बीकानेर में।
ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां से कुछ हट के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, सीधा कोई प्रश्न नहीं पूछता। एग्जामिनर होता है वो आपकी नॉलेज को देखता है कि आप रटते हो या कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। और हमारा जो चैनल है धाकड़ एजुकेशन, उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। मैं आपको राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, उनकी तैयारी कराऊंगा और ज्योग्राफी की पूरा टॉपिक क्लियर करके अगले टॉपिक पे जाता हूं मैं। तो देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम है, आरोही क्रम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो यहां लिख लो, आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में किसी चीज का बढ़ना, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट। उसी प्रकार अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में, घटने का मतलब है जैसे 3 2 1 0, ठीक है ना। ये क्रम आपको याद होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में पूछा। इसका मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब सबसे, इसका मतलब उल्टा कर लो, सीधापन तो आप करो तिरछापन, ठीक है ना। तो सीधेपन का आरोही क्रम होगा श्री गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर, डॉट डॉट करो, फिर उसके बाद आएगा उदयपुर, उसके बाद आएगा झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और लास्ट में आएगा बांसवाड़ा, ठीक है ना। बांसवाड़ा, ये तो सीधेपन का आरोही क्रम हो गया। अब आएगा तिरछेपन का आरोही क्रम। सूर्य की किरणों के तिरछेपन का आरोही क्रम, ठीक है ना। सूर्य की किरणों के तिरछेपन का आरोही क्रम। अब देखो इसका आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अब देखो तिरछेपन का बढ़ना, मतलब इसका उल्टा कर दो यहां से। ये देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर, बीकानेर के बाद हनुमानगढ़ और यहाँ श्री गंगानगर। ये हो गया तिरछापन। आरोही अवरोही, आरोही अवरोही आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों
आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का विस्तार।